शुरू करो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर 103। अच्छा, आज पहली दफ़ा आपको होमवर्क भी देने आज की क्लास का। तो आज की क्लास का जो होमवर्क है वो होगा ये क्या चक्कर है, वो होमवर्क होगा पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 निकालें। होमवर्क होगा पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। पेज 299 पे जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लें होमवर्क की। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ना यार बातें ना करो, देखो पेज 299 प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आज की होमवर्क की रिक्वायरमेंट देखो स्क्रीन पे। एसओसीआई बनानी है इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ खाला जी के स्टैंडर्ड। कंप्यूट द करंट टैक्स एंड कंप्यूट द डेफर टैक्स। तो भाईजान इस सवाल में फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा देगा हमें। अगर करंट टैक्स और डेफर टैक्स अकाउंटिंग और टैक्स वाला डिविजन देगा हमें सारी डिटेल देगा। तो इस सवाल में अगर आप आए तो डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं हुई। एक्सचेंज ऑफ एसेट की एंट्री याद है, पुराना एसेट जा रहा है नया आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता होगा इनिशियल डेप्रिसिएशन एक होती है, इनिशियल अलाउंस जिसे कहते हैं। तो ये पता है ये क्या डेप्रिसिएशन होती है? ये वो डेप्रिसिएशन होती है, अभी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, हल्का फुल्का डिस्कस कर रहा हूँ कि खरीदने के साल में ना जिस साल एसेट खरीदा जाता है तो टैक्स वाले कहते हैं 2 दफा डेप्रिशिएट करो, डबल डेप्रिसिएशन। एक दफा नॉर्मल तरीके से 25% नहीं, एक दफा 25% रेट लगाओ, एक दफा जो नॉर्मल रेट है वो लगाओ। तो पहले साल टैक्स वाले कितनी दफा डेप्रिशिएट करवाएंगे? 2 दफा। एक रेट ये हो गया, दूसरा रेट ये हो गया। और जो पहले साल फिर ये वाला रेट लगता है ना, ये पहले लगता है, फिर बीवी निकलती है एसेट की, फिर उस पर ये रेट लगता है 15%। तो ये इस सवाल के अंदर कॉन्सेप्ट है। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एक एडजस्टमेंट है। और यार आपने IAS 10 पढ़ा हुआ है, यकम फरवरी हमारे साल के बाद कुछ हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साल कोई हालात एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो पता चला होगा ना। डेटर के बारे में हमने यही अज्यूम किया हुआ कि हमारे साल बुरे हालात थे, साल के एंड पे कुछ ना कुछ हालात होंगे कि एकदम डेटर बुरा हो गया। ऐसे ही पढ़ा था ना, वो 2 सिनेरियो याद है। डेटर और स्टॉक के बारे में अगर सवाल साइलेंट हो और साल के बाद भी हो जाए तो उसको एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद लोन है, ये IAS 23 क्या कहता है? इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो। और याद आ रहा है IAS 12 कहते हैं इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, इंटरेस्ट को करंट टैक्स की वर्किंग में माइनस करना है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये कोई वारंटीज हैं इनका है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या बोले? P&L बनाने। और भाईजान इस सवाल में मसला आपको आएगा या नहीं आएगा? थोड़ा बहुत आएगा ना मसला, कोई आधी एडजस्टमेंट में मसला आएगा। तो भाईजान आज आपके लिए एक तोहफा है, लेक्चर 103 पार्ट बी, ये अपलोड होगा। ये होमवर्क है। इस होमवर्क की डिस्कशन लास्ट टाइम मुझे करते करते 1 घंटा 37 मिनट लग गए थे। अब आप मुझे बता दें कि पहले सवाल करेंगे या डायरेक्ट वीडियो देख के साथ साथ जो है पहले सवाल करेंगे, फिर वीडियो 2x पे देखेंगे या 1x पे, 1.5 पे। तो ये भाईजान सवाल है, इस जैसा सवाल बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। IAS 12 भी है, फाइनल अकाउंट भी है, यानी करंट और डेफर टैक्स की वर्किंग भी है, फाइनल अकाउंट भी है। इसको आज ही कर लेने खुदा के लिए, इसको किसी अगली क्लास के लिए पेंडिंग मत छोड़िएगा। कल से वैसे ही IFRS 15 शुरू हो जाने, उसका होमवर्क मिला करने, उसमें छोटे छोटे सवाल होंगे। होमवर्क में इतने बड़े बड़े फाइनल अकाउंट जैसे सवाल नहीं होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, इस सवाल के लिए आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जब ये आप क्वेश्चन 10 कर लेंगे ना, तो फिर मैं आपको फरवरी के अंदर क्वेश्चन 11 होमवर्क में दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन 11 की भी सेम रिक्वायरमेंट है। फिर मैं फरवरी में क्वेश्चन 11 होमवर्क में दूंगा, फिर जिसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो लेकिन क्वेश्चन 10 आपने किया हो तो। और ये ना 103 जो पार्ट बी है ना, इसमें लास्ट टाइम वाला है ऑब्वियसली, तो पेज नंबर मैं किताब का गलत बोल रहा हूँ, 500 कुछ। पेज नंबर इग्नोर कीजिएगा, पेज नंबर ये है 298। तो चलें जी, लेट स्टार्ट। अच्छा, कल वाले डिस्क्लोजर रिवाइज कराएं।
आज खुशी की खबर सुने, हमारे पास 2 डिस्क्लोजर रह गए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, और एक छोटा सा डिस्क्लोजर है कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो ये 3 डिस्क्लोजर खत्म करके कल फाइनल अकाउंट को ओवर करके, फाइनल अकाउंट पे शायद एक आधा दिन और लगेगा लेकिन वो फिर कभी लगा लेंगे। तो निकाल लें जहाँ पे थे हम कल, डिस्क्लोजर किस पेज पे पढ़े थे, 230। जी भाई, कल हमारे डेटर थे, याद आ रहा है, डेटर थे एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टीज, उनका क्या डिस्क्लोज करना था, नाम, एसएल और पीएल, सारे 12 महीनों में जो हाईएस्ट कैरिड डाउन था वो बताना था नरेटिव फॉर्म में, पास ड्यू नरेटिव फॉर्म में बताना होता है, पास ड्यू में ओवर ड्यू होगी इसकी डेट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, और बैड डेट रिटर्न ऑफ कैरिड डाउन तक पहुंचते हुए माइनस हो चुके होते हैं, इसलिए डेटर के अकाउंट में मैंने शो करके समझाया था, और प्रोविजन अकाउंट में पड़ी होती है डेटर के, तो ये भी बताना था, और अगर प्रोविजन की रिवर्सल है ये भी बताना था। अच्छा, एक डिस्क्लोजर कल हमने जाते जाते किया था, वो था पेज नंबर 231 के टॉप पे। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, मिसाल के तौर पे होंडा है, होंडा ने अपने एम्प्लॉयज को लोन दिया एचआर पॉलिसी के मुताबिक, तो भाई ये करंट एसेट के डिस्क्लोजर हैं, करंट एसेट के डिस्क्लोजर चल रहे हैं ना, तो ये लोन्स क्या हैं, ये लोन रिसीवेबल्स हैं, ये लोन्स क्या हैं, लोन रिसीवेबल, जिसको कहते हैं लोन ऑब्टेन्ड नहीं, लोन ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज, इसे लोन ग्रांटेड टू कहते हैं। लोन अगर आपने एम्प्लॉय को दिया है ग्रांटेड टू एचआर पॉलिसी के मुताबिक, तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत, अगर लोन आपने सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को दिया है, मिसाल के तौर पे होंडा कार्स है, होंडा कार्स को सप्लायर ऑफ गुड्स है टायर वाले, और सप्लायर ऑफ सर्विसेज है पीडब्ल्यूसी फर्म वाले जो कि इनका ऑडिट करते हैं, अगर उन्होंने आके इनसे लोन मांग लिया तो भी डिस्क्लोजर की जरूरत। अगर एम्प्लॉय को एचआर पॉलिसी के खिलाफ दिया और 10 लाख से ऊपर दिया तो डिस्क्लोजर की जरूरत है, और अगर इसके अलावा किसी और कंपनी ने आपसे मांगा, सब्सिडरी ने मांगा, कोई आपकी अपनी कंपनीज, नेबरहुड कंपनीज, सब्सिडरीज भी हो सकती हैं आपकी भाईजान, सब्सिडरी ने लोन मांगा और वो 10 लाख से ज्यादा है तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। ये बात आप पढ़ लें जो मैंने समरी करके लिखी हुई है, लॉ में कहाँ लिखी हुई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन ऊपर लिखा करें लोन रिसीवेबल वाला, लोन रिसीवेबल वाला, in respect of loans and advances other than those to employees as per HR policy and other than those to suppliers of goods or services। तो other than को ब्रैकेट में ले लें और अब बताएं other than का मतलब। इन दोनों सूरतों में डिस्क्लोजर देने की जरूरत, इसकी समरी अच्छी मैंने आपको अगले सफे पे दी भी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, अब पढ़ें, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस द नेम ऑफ द बोरोवर, ठीक है, किसने लोन लिया हुआ है, एंड द टर्म्स ऑफ द, क्या मतलब, कैसे कैसे वापस करना है, या लोन या एडवांस। अगर लोन कितने से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, टुगेदर विद पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी, और साथ साथ आपने सिक्योरिटी क्या रखवाई हुई है, क्लियर, सिक्योरिटी आपने रखवाई होगी या आपके एम्प्लॉय ने आपके पास रखवाई होगी, एम्प्लॉय ने रखवाई होगी। तो बता दें येलो में जो मैं हाईलाइट करने लगा हूं, एक जो नीचे हुआ है वो नहीं, वो मैं किसी दिन आपको पढ़ाना है 4th और 5th शेड्यूल। मुझे बताएं जो स्काई ब्लू में मैं हाईलाइट करने लगा हूं, इसका डिस्क्लोजर देना है, नहीं देना, नहीं देना, इसके अलावा किसका डिस्क्लोजर देना है वो लॉ ने नहीं लिखा, वो अगले सफे में मैंने आपको बताया कि इसके अलावा कौन लोग हो सकते हैं जिन्हें डिस्क्लोजर देना, जिनको लोन दे दें तो डिस्क्लोजर देना पड़े। अब अगर इन लोगों को आपने लोन दे दिया है और 10 लाख से ज्यादा है, तो इन लोगों को अगर लोन दे दिया तो 10 लाख से ज्यादा है, तो बताएं जी क्या क्या डिस्क्लोज करना है, नेम, नेम, नंबर 2 टर्म्स ऑफ, या लिखें ताकि याद भी हो, टर्म्स ऑफ, और तीसरी चीज क्या डिस्क्लोज करनी है, कोलेटरल, सिक्योरिटी, उन्होंने क्या सिक्योरिटी रखवाई हुई है। ये तो मुझे लग रहा है नैरेटिव डिस्क्लोजर होगा सारा,
नरेटिव डिस्क्लोजर होगा जिसमें लिखा होगा कि ये चीज़ें हमने उसको जो है वो लोन दिया था, तब इसने वापस करना है, और ये इसने कोलेटरल रखवाया हुआ है। नेबरहुड कंपनीज, ऐसे ही हम साए में दाएं बाएं वाली कंपनीज लोन मांग लेती हैं। मैंने कहा बेहतर लफ्ज एक और भी लिख लो शख्स, सब्सिडरीज। करीब वाले लोन मांग लेते हैं, हम साए ही तो आपसे लोन मांगते हैं। ओके, अब इसका जो हमने सवाल किया था कल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर, लिख लें क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 415। चलें जी, पेज 415 पे आ जाएं। अब वो भाई नहीं पहुंचे अभी तक? नहीं, वो भाई नहीं पहुंचे। और आप करिए, किसी काम तो नहीं आए? किधर है यार लेक्चर नोट्स? पेज 415 पे वापस आ जाएं। आज अगला सवाल करते हैं 416। हाँ, आ गए हैं ये भाई। तो भाईजान ये एक डिस्क्लोजर है जो आज आपसे बात कर रहा हूं। ये एक डिस्क्लोजर है जो आज पहले हम बनाएंगे और बाद में पढ़ेंगे ये बनता कैसे है। C Limited is listed on Pakistan Stock Exchange. Extracts of trial balance of C Limited as at 30 June 2018 is given below. Long-term loans granted. Long-term loans granted. Long-term loan granted include receivable from director and वो जो अभी मैं लोन बात कर रहा था वो करंट एसेट्स में आ रहे थे, नॉन करंट में? करंट में। और ये किस में आने लगे हैं? नॉन करंट में। कैसे? अभी देखें, आगे पता चलेगा। लॉन्ग टर्म लोन्स, तो शॉर्ट टर्म लोन रिसीवेबल है या लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल है? अगर लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड के लफ्ज से नहीं पता चला तो डेबिट साइड पे भी तो नजर आ रहा है ना। तो डेबिट साइड पे लोन रिसीवेबल वाला पड़ा होता है, पेएबल वाला, लेकिन जरूरी नहीं वो डेबिट क्रेडिट शो करे, वो इंफॉर्मेशन भी शो कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड मींस गिवन, लॉन्ग टर्म लोन गिवन टू, यानी हमारी किताबों में फिर ये लोन का नाम क्या होगा? लोन रिसीवेबल। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड, जो लॉन्ग टर्म लोन हमने दिया हुआ है, इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर एंड अ रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी। हमने एक सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है और हमने डायरेक्टर को लोन दिया हुआ है, अमाउंटिंग टू 5000 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली। ये मैच कर रहा है 5000 एंड 6000 इससे, 11000 से ये मैच कर रहा है। तो लोन रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएं। आज मैं उधर व्हाइट बोर्ड पे नहीं बना रहा, लोन रिसीवेबल का टी अकाउंट, और कैरी डाउन इधर ही आएगा ना, एसेट वाला है। अगर लाइबिलिटी वाला कैरी डाउन होता तो इधर आता। कैरी डाउन बताएं, 11000। इसके टोटे टोटे करें, 5000 और 5000 किससे रिसीवेबल है? डायरेक्टर से, और 6000 सब्सिडरी से। अब इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं? टेबुलर, यानी कि टेबल सा बना देना, एक लाइन आ रही हो फिर आगे अमाउंट्स आ रही हो। तो चलें जी, बस ठीक जी। सी लिमिटेड नोट टू दी, इधर इसकी बैलेंस शीट बन जाएगी, बल्कि बैलेंस शीट एक ही लाइन की बननी है, तो नोट यहां से बनाना शुरू कर देते हैं। सी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 18, और इसके बाद सी लिमिटेड नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 18। अच्छा जी, नोट का नंबर में भी 7, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड। ये 4-5 लाइनों पे बैलेंस शीट आ जाएगी और 15-20 लाइनों पे नोट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड,
जी डेबिट साइड पे जो लोन नजर आ रहा है ये कौन सा वाला है? रिसीवेबल वाला है, पेएबल वाला है? रिसीवेबल वाला है। इसमें एक लोन हमने डायरेक्टर को दिया हुआ है और एक सब्सिडरी को दिया हुआ है। जी लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड। अच्छा लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड। अच्छा देखें लोन टर्म लोन किसने लिखा हुआ है? लोन टर्म लोन अभी शुरू ही नहीं किया, शुरू करो ना जल्दी, नोट करो। क्या लिखें जी? लोन ग्रांटेड टू कौन कौन? डायरेक्टर एंड डायरेक्टर को जरूरत पड़ी होगी लोन की और सब्सिडरी को हमारी जरूरत पड़ी होगी लोन की। कितना जी? 5,000 और टोटल, और ये 11 किस में आ रहा है? ट्रायल में। ट्रायल वाली फिगर कितनी दफा नजर आती है? एक दफा। पेपर में ट्रायल नहीं लिखना इस तरह। आ जाओ बता दें यार इसका मतलब 2000 रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी इज ड्यू। यार ड्यू का मतलब डेटर्स के रिसीवेबल्स के लिए रिसीवेबल्स और क्रेडिटर्स टाइप चीजों के लिए पेएबल। तो ड्यू का मतलब रिसीवेबल लिखें। ड्यू का मतलब रिसीवेबल, एसेट्स के लिए ड्यू का मतलब रिसीवेबल। हमारी डिस्कशन एसेट पे चल रही है यार। 6000 है सब्सिडरी का जो रिसीवेबल, उसमें 2000 रिसीवेबल एक साल के अंदर अंदर मिल जाना है। तो बता दें 6000 में ये जो 2000 पड़ा हुआ है ये एक साल के अंदर मिलना है या एक साल के बाद? एक साल के अंदर अंदर। तो इसको करंट पोर्शन में ले जाएं, नॉन करंट पोर्शन में? करंट पोर्शन में ले जाएं। इसका जरा आज तरीका देखें। एक ये भी इसका तरीका है नोट के जरिए चलाने का, क्योंकि फेस के ऊपर मैं नोट 2000 9000 और 2000 शो कर सकता था, लेकिन जब नोट बन रहा हो ना तो कई लोग फिर ऐसे करते हैं, लेस करंट पोर्शन, लेस करंट पोर्शन। लेकिन किसका करंट पोर्शन है? सिर्फ सब्सिडरी के लोन का करंट पोर्शन है या डायरेक्टर वाले का? सब्सिडरी का करंट पोर्शन। जी कितना? 2000। बाकी कितना बचा? आप बता दें। असल में हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि हमने 11,000 को करंट और नॉन करंट में तकसीम कर दिया। जिस तरह वो नहीं करते थे कंसोलिडेशन के अंदर, वो आता था लेस शेयर ऑफ पेरेंट, वो लिख के उसको तकसीम करते थे उन दोनों में। एनसीआई के अंदर छोड़े, करंट और नॉन करंट पोर्शन में तकसीम कर दिया। अब फेस पे बोलें क्या आएगा? 11 आएगा या 9 और 2 आएगा? 9 2 11 तो नहीं होना ना हमने क्लास से, तो 11 आएगा और 9 और 2 आएगा। तो नॉन करंट एसेट्स में आएंगे हम, नॉन करंट एसेट्स में, और नॉन करंट एसेट्स में यही लफ्ज लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटेड। और इधर रेफरेंस क्या देंगे भाईजान? नोट 7, ये जरूर देना है रेफरेंस, नोट 7। नोट 7 के मुताबिक लॉन्ग टर्म पोर्शन कितना है? 9। और करंट एसेट्स में कितना जाएगा? क्या लिखूं क्या लिखूं? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कितना? 2000। लोन रिसीवेबल है, याद रखिएगा, लोन रिसीवेबल है। ओके चलें जी आगे। हाँ करंट एसेट्स में भी नोट का रेफरेंस देने दे दो, कोई मसला नहीं। अच्छा अल्लाह भला करे आपका।
अब आप हजरात जरा आ जाएं, जरा आ जाएं, कुछ नहीं यार, हद होगी। पेज 229 पे, पेज 229 पे एक हमने लोन, साथ साथ पढ़ते रहे ना, एक उंगली उधर रखें, एक उंगली इधर हो। लोन एक हमने किसको दिया हुआ है, पेज नंबर 229, और दूसरा लोन हमने दिया हुआ है टू जानने वाले। यार ये मैंने बताया था, ये जो कंपनी लॉ है ना, इसमें एसोसिएट से मुराद एसोसिएटेड कंपनी नहीं होती, एसोसिएट से मुराद सब्सिडरी, एसोसिएटेड कंपनी सारी होती हैं। तो भाईजान अब डायरेक्टर के लोन के 2 डिस्क्लोजर और एसोसिएट के लोन के 6 डिस्क्लोजर, ये ऑलमोस्ट कल वाले हैं, ये नए हैं। डायरेक्टर के लोन के कितने डिस्क्लोजर, 2 डिस्क्लोजर देने हैं, और सब्सिडरी के लोन के 6 डिस्क्लोजर देने हैं। क्लियर? अच्छा, अब आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें, नेस्ले कंपनी है, उसने अपने डायरेक्टर को लोन दे दिया, ज़हन में आ गया, डायरेक्टर को लोन दे दिया, तो यूजर क्या पूछेगा, यूजर क्या पूछेगा, द पर्पस फॉर विच लोन वर मेड। हो सकता है डायरेक्टर ने घर बनाना हो अपना, कोई भी रीजन हो सकती है, घर में कोई शादी हो, द पर्पस फॉर विच लोन वर मेड, रिकॉन्सिलिएशन। और यार रिकॉन्सिलिएशन लोन की क्या होती है, लोन का टी अकाउंट, लोन रिसीवेबल का टी अकाउंट मुझे बनवाएं जरा स्टेटमेंट फॉर्म में। ओपनिंग रिसीवेबल फ्रॉम डायरेक्टर, एक्सेलेंट, ओपनिंग रिसीवेबल, लोन ग्रांटेड, लोन और भी तो दे सकते हैं ना उसको, लोन ग्रांटेड, लोन रीपेमेंट बाय हिम, और आगे 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 नहीं, इंटरेस्ट को अलग रखते हैं, ये प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, ये प्रिंसिपल का बनता है सिर्फ। क्लोजिंग, इट इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन। ठीक है जी, नहीं वो तो अभी आ रहा है, सबर। तो भाई डायरेक्टर को अगर हम लोन दे दें तो कोई ना कोई ओपनिंग रिसीवेबल होगा, हो सकता है उसे और लोन दे दें, हो सकता है वो लोन वापस कर दे। तो फर्ज करें 10 रुपए का लोन उसे पिछले साल दिया हुआ था, इस साल 5 रुपए का और दे दिया, उसे प्रेशर गन पॉइंट पे डाला, उसने 3 वापस कर दिया, अभी तक कितना रिसीवेबल है, 12। उसे लोन देने की होगी लोन रिसीवेबल डेबिट, उससे लोन वापस लेने की क्या एंट्री होगी, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती, इसका क्या नाम है, रिकॉन्सिलिएशन। बना लें, क्योंकि हमारे सवाल में रिकॉन्सिलिएशन जरा आसान है, इसलिए ये वाली बना लें। जिस तरह उसमें नहीं होता था फिक्स्ड एसेट में ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, उस टाइप की चीज है। ये नहीं, ये आपने अपने किताब पे बनाना है, क्योंकि ये डेटा मैंने एज्यूम किया, ये किताब पे बनाने पॉइंट 2 के साथ। जी, कहानी को विजुअलाइज करें और दोबारा सोचें, साल के शुरू में कितना लोन लेना था डायरेक्टर से हमने, डायरेक्टर ने लोन वापस क्या करना था, डायरेक्टर ने और लोन मांग लिया, डायरेक्टर ने कहा छोटी बेटी की भी शादी आ गई है, रिश्ता मिल गया, और लोन चाहिए, लोन रिसीवेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, और फिर कैश डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, ये वाला क्या है, ये 5 क्या है जो ट्रायल में नजर आ रहा है, ये इन चारों में से, चारों फिगर्स में से कौन सा है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल होता है ना, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल गिवन होगा ना ऐसे सवालों में जिसमें डिस्क्लोजर मांगना है, क्योंकि एंट्रीज वगैरह तो सारी हो चुकी होंगी। तो अगर मैं अपने सवाल की बात करूं तो जो हमारे सवाल में 5000 है वो मैं कहां, बाई लेट आते हैं, हमारे सवाल में जो 5000 है वो कहां फिट करूंगा, यहां पे, सही है, क्योंकि ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट कैश की एंट्री नहीं भूलता। ओके,
दो डिस्क्लोजर डायरेक्टर के बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा कहानी में दोबारा आ जाएगा नहीं, किसने लोन दिया? नेस्ले ने। किसको? तो यूजर पूछेंगे बार बार भाईजान क्यों लोन दिया। नंबर 1 क्या करना है? पर्पस बताने। एंड नंबर 2 री ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एट द एंड शोइंग डिसबर्समेंट्स एंड। ये डिसबर्समेंट कौन सी है? 5 रुपए वाली 3 रुपए वाली डिसबर्समेंट नहीं, 3 ना रीपेमेंट होती है, डिसबर्समेंट होती है हमारी तरफ से। तो डिसबर्समेंट 5 है, जगह नहीं बची। 5 डिसबर्समेंट है और 3 रीपेमेंट है। डायरेक्टर मेरे पास आएगा तो हम उसे लोन डिसबर्स करेंगे, वापस नहीं मांगे, डिसबर्स लोन देना। नाम तो वैसे भी आ ही जाता है, लोगों को पता चल जाता है। नाम यहां लिखा नहीं वैसे उसने। अच्छा, इंटरेस्ट रेट नहीं बताना आपने उस लोन का, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट से कम चार्ज कर रहे हैं तो बताना है। इंटरेस्ट रेट नहीं बताना उससे जो ले रहे हैं लोन पे, लेकिन अगर मार्केट रेट से कम चार्ज कर रहे हैं तो बताना है। इन केस एनी लोन्स आर प्रोवाइडेड एट टर्म्स अदर देन आर्म लेंथ। आर्म लेंथ होता है फेयर वैल्यू पे, तो अदर देन आर्म लेंथ का क्या मतलब है? नॉट एट मार्केट रेट। अगर डायरेक्टर से मार्केट रेट से कम लोन ले रहे हैं तो रीजन बतानी है उसकी। रीजन क्या चाहिए है? हमारा 10 साल से हमारे पास काम कर रहा है। भाईजान 3 डिस्क्लोजर बताएं। पर्पस, रिकॉन्सिलिएशन एंड अगर मार्केट रेट से कम रेट है तो। अच्छा, आपके जहन में अब क्या आ रहा है? ये वाला पर्पस किस में आएगा? नैरेटिव फॉर्म में आएगा या टेबल फॉर्म में? नैरेटिव फॉर्म में। इंटरेस्ट रेट कम है मार्केट रेट से, नैरेटिव फॉर्म में। ये जो ये टेबुलर फॉर्म में। अब हमारे सवाल में ये डाटा होना चाहिए, नहीं हुआ तो जितना हुआ उतने पे गुजारा चला लेंगे। द लोन टू डायरेक्टर इन एडजस्टमेंट 1, सही है। नेस्ले ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया हुआ। द लोन टू डायरेक्टर इन एडजस्टमेंट 1 is given for the purpose of purchase of and is in accordance with the company's. It is repayable after. Oh my dear, there is no repayment. There is no repayment in current year. It is repayable after, so no repayment in current year. 5 साल बाद वापस होने ना। The loan is interest free. The loan was given in the ये 2 लाइनें यार बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही हैं। मुझे लग रहा है ये 2 लाइनें मेरी स्टेटमेंट फॉर्म बनवा देंगी। द लोन वाज गिवन इन करंट ईयर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और रीपेबल आफ्टर 5 ईयर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ट्राई करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने की। डायरेक्टर वाला कैसे बनेगा, जरा ट्राई करवाएं। ट्रायल में कितना गिवन है? ट्रायल में कितना गिवन है? 5000। ट्रायल में डायरेक्टर वाला ये 5000 है ना। ट्रायल में गिवन है 5000। नो रीपेमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर। द लोन वाज ग्रांटेड इन द ईयर। डिसबर्स कितना हुआ? 5। तो ओपनिंग बैलेंस, बैलेंसिंग आ गया। तो ये जो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल होते हैं ना, इसमें अक्सर रिवर्स वर्किंग्स होती हैं। तो दैट इज ऑल। ये डायरेक्टर के लोन की कहानी है। इंटरेस्ट फ्री भी है वो, अभी पर्पस भी मैंने बताना है, वो सारी अंग्रेजी बतानी है। फिलहाल मैंने एक चीज बता दी। अब मैंने नहीं करना भाईजान, बस अगले टॉपिक भी शुरू करने हैं। अब 7.123 में इधर सॉल्व नहीं करा, अब सॉल्यूशन में आ जाए, इसीलिए इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। 7.1 बोलें जी। 7.1 क्या मतलब? डायरेक्टर अनसिक्योर्ड, सब्सिडरी सिक्योर्ड पे मैं बात बाद में करता हूं। ये 5, 6 और -2, ये डब्बे की जरूरत नहीं है, ये खाली 2 भी काफी था। 5, 6 ये अच्छी प्रेजेंटेशन है कि आपने जो लोन दिया हुआ डायरेक्टर को, उसका कोई करंट पोर्शन नहीं है। एम्प्लॉय की जगह डायरेक्टर लफ्ज होना चाहिए था, डायरेक्टर लिख दें काट के सॉल्यूशन में। और सब्सिडरी का 2000 टोटल 9 ही है, तो ये 11 - 2 9। ये तो मैं फेस पे ले गया हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक दफा माइनस किया था 2, यहाँ 2 के साथ 0 भी माइनस किया हुआ है, क्योंकि करंट पोर्शन किस वाले लोन का नहीं है, डायरेक्टर वाले। अच्छा, डायरेक्टर वाले के 3 डिस्क्लोजर बताएं। पर्पस, पर्पस आ गया। इंटरेस्ट फ्री वाला जिक्र भी हो गया।
सब कुछ जिक्र हो गया। और ये क्या आ गई, मेरे ख्याल से आगे बस जरूरत नहीं है, अब ये तो डायरेक्टर के लोन का सारा डाटा आ गया। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने पुट कर दी। इसको डिसबर्समेंट्स मैंने लिखा हुआ और ये फिगर बैलेंसिंग आई हुई है। जी भाई, डायरेक्टर एम्प्लॉइज भी होते हैं, कुछ डायरेक्टर एम्प्लॉइज नहीं होते, डिफरेंट है। तो आप डायरेक्टर लिख दो बस, डायरेक्टर। आगे चलें जी भाईजान, एसोसिएट को अगर आप लोन दे दें, यानी पेरेंट सब्सिडरी को लोन दे दे, पेरेंट रॉयल फैन को लोन दे दे, तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है? सोचे पीटीसीएल ने सब्सिडरी को लोन दिया, पीटीसीएल अपने यूजर को क्या क्या बताए? सोचें क्या 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 बताएगी? नेम ऑफ ईच एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी, टर्म्स, कितने सालों के लिए लोन दिया, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल, 12 महीने के लोन के कैरिड अकाउंट में से मैक्सिमम जो कैरी डाउन है, मैक्सिमम एग्रीड अमाउंट रिसीवेबल at any time during the year calculated by reference to month and balance, provision for doubtful debt and loans written off, provision अलग बताएं, written off अलग बताएं। डन। अब पढ़ लें सवाल। पर्पस बता देना, यहां लिखा नहीं हुआ उसने, पर्पस बता देना। एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने में कोई मसला नहीं है। द लोन टू सब्सिडरी रिप्रेजेंट द लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट। यूफोन ने पीटीसीएल को कहा था मुझे नया प्लांट चाहिए, एंड आर रीपेएबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर। थोड़ा थोड़ा करके वापस करें। यहां रिकॉन्सिलेशन नहीं देनी, यानी रिकॉन्सिलेशन मांगी, रिकॉन्सिलेशन मांगी नहीं। अच्छा जी, नेम बताएं सब्सिडरी का, नहीं दिया हुआ, फर्क कराएं, दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ है, हाँ ऊपर दिया हुआ यार, ट्री लिमिटेड। अच्छा नेम पता चल गया। टर्म्स ऑफ लोन बताएं। लोन सब्सिडरी रिप्रेजेंट लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड प्रीपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to, ये टर्म्स हो गई। आगे बताएं पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल मेरा नहीं ख्याल कोई दिया हुआ। द बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम सब्सिडरी इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन, उसकी लैंड के डॉक्यूमेंट्स हमने अपने कब्जे में रखे हुए, अपने करवाई नहीं हुई अपने नाम, उसके लैंड के डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में रखे हुए हैं। ये कोलेटरल हो गया। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब लिखें रिसीवेबल, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी एट द एंड ऑफ एनी मंथ वाज 9000। यार ये 9000 क्या होता है? ये 9000 खुदा के लिए ट्रायल से मैच ना कराइएगा। ये 9000 होता है पूरे साल में 12 महीने में किसी भी वक्त हमने उससे कितने पैसे मैक्सिमम लेने थे। अच्छा, नो प्रोविजन एंड रिटर्न ऑफ इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस लोन। तो ये सारे डिस्क्लोजर देने हैं। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं। 7.3456 ये आप ना पेपर में इस तरह भी कर दीजिएगा, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 और डायरेक्टर वाले के लिए 7.1 और 7.2। डन। इसकी रेफरेंसिंग हो जाएगी। तो कहानी आसान सी है। घर जाते जाते क्या सोचना है? नेस्ले ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया है, या फिर पीटीसीएल ने अपने डायरेक्टर को लोन दिया है और पीटीसीएल ने यूफोन को लोन दिया है। तो क्या क्या बताना है? 3 चीजें डायरेक्टर के बारे में बतानी है और 5-6 चीजें इसके बारे में। लोन फ्रॉम सब्सिडरी जनरल पर्पस लोन न्यू प्लांट, द बैलेंस इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ लैंड इन लाहौर, द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट इज इतने, नो प्रोविजन है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे सारे, क्वेश्चन ही सारा लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन अब मैंने नहीं करवाया क्योंकि इससे सॉल्यूशन कल करवा दिया था। ओके चलें जी, अल्लाह का शुक्र है ये हमारा आखिरी डिस्क्लोजर रह गया, दैट इज ऑन पेज 232। पेज 232। अच्छा, इसके डिस्क्लोजर का क्वेश्चन नंबर लिख लिया और पेज नंबर? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 4, पेज नंबर 416।
जी कम ऑन पेज 232, किसका डिस्क्लोजर है जी? नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, पेज 232। यार इसको भी ऐसा करें ना, लाइव भी देखें, पहले लाइव देखें, माजरत पेज 418 पे आ जाएं, पेज 418 पे। होंडा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2015। नॉन करंट लाइबिलिटीज में होंडा के क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म। ये लिया हुआ है या दिया हुआ है भाईजान? ये लाइबिलिटीज में आ रहा है, ये लोन लिया हुआ है। इसकी तफसील किस नोट में है? नोट नंबर 10 में। करंट लाइबिलिटीज में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मेरे से पूछ लें। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये बैलेंस शीट का मुंह है, ये बैलेंस शीट का मुंह है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन डन। शॉर्ट टर्म लोन समझ आ गया, थोड़े अरसे के लिए लिया हुआ है, 2-3 महीने के लिए। अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। अनक्लेम बताया था कि कुछ लोग ले गए हैं अभी तक, कुछ लोगों ने क्लेम नहीं किया। और अनपेड का मतलब है कि कोई भी अभी तक आके नहीं लेके गया, क्योंकि कंपनी ने अभी बांटना ही शुरू नहीं किया। अनाउंस कर दिया, अभी पे करना शुरू नहीं किया। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ये तो काफ़ी तफसील होती है ना, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में तो पता नहीं क्या क्या आता है बिजनेस के। और सिक्योरिटी डिपॉजिट इंशाल्लाह आज करेंगे। मार्कअप इंटरेस्ट पेएबल आ जाए और करंट टैक्स पेएबल। ये करंट लाइबिलिटीज का मुंह बन गया या फेस बन गया। अच्छा अब ना जी, नहीं यार, वो तो फिर आगे तफसीलात हैं। वैसे लॉ मेकर सारी चीज़ों को एड्रेस करता है। असल में आप समझ लो 29 दिसंबर की रात को अनाउंस किया और फिर आपने लोगों को भी कहा यार लेने जरा बाद में आ जाना, कोई भी रीज़न बन सकती है। ओके, लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन कंपनी लॉ के एतबार से ये चीज़ होगी ज़रूरी, हमारे एतबार से नहीं। बस अनपेड का लफ्ज़ आया तो अनपेड लिख देंगे हम पेपर में। अच्छा जी, नोट नंबर 10 क्या था? लॉन्ग टर्म लोन, यानी लोन लिया, लोन लिया। अब होंडा के ओनर्स ने होंडा से पूछा भाईजान किससे लोन लिया है, जरा जाके बताओ तो सही, लोन दिया किसको है? हम अभी बात कर रहे हैं डायरेक्टर्स को और सब्सिडरी को। अब सवाल ये, लोन लिया किससे भाईजान, किससे पैसे ले रहे हो? तो ये नोट 10 है। ये नोट 10 का आगे ब्रेकअप आ रहा है कि हमने लोन लिया हुआ है हबीब बैंक से, और ये क्या है? सिक्योर्ड, और एसोसिएट का अनसिक्योर्ड। यार इधर भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, डायरेक्टर्स वाला अनसिक्योर्ड था, इससे सिक्योरिटी नहीं ली हुई थी, इससे लैंड की सिक्योरिटी ली हुई थी। तो ये लाइन भी पेपर में साथ लिखा आया करें। आपको याद है सब्सिडरी से लैंड की सिक्योरिटी ली हुई थी, अभी लाहौर में लैंड थी और ये अनसिक्योर्ड था। अच्छा, अब हमने दिया हुआ या लोन लिया हुआ है? तो हबीब बैंक से भी लोन लिया हुआ है हमने, उसमें हमने हबीब बैंक को सिक्योरिटी दी हुई है। और हमने अपनी पीटीसीएल ने रॉयल फैन से भी लोन लिया हुआ है और उसको भी सिक्योरिटी नहीं दी हुई। डन। तो ये एक तरह का ब्रेकअप टाइप बन जाएगा, किसका बोलें? लॉन्ग टर्म लोन का। अच्छा जी, आगे यार कौन सा नोट आ रहा है? 10 हो गया, 11 किसका ब्रेकअप देखें? शॉर्ट टर्म लोन का ब्रेकअप। चलो देख लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन का ब्रेकअप। शॉर्ट टर्म लोन का क्या मतलब है? 2, 4, 6, 10 महीने के लिए लिया हुआ लोन। ये किससे लिया हुआ है? ये एमसीबी से लिया हुआ है, एक सब्सिडरी से लिया हुआ है, और हमने डायरेक्टर से लोन लिया हुआ है। डायरेक्टर का लेवल चेक करें, हमारा नहीं, डायरेक्टर का लेवल चेक करें, डायरेक्टर ने हमें लोन दिया हुआ है। यार इन सारी चीजों की क्या एंट्री होती है प्लीज यार, ये कोई चीजें मुश्किल नहीं है। कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट, ये जो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, और ये तो एंट्री जरा समझ हो तो बंदे को पता होता है किधर खड़े हैं हम, कितने पानी में है। अच्छा भाईजान, डायरेक्टर से लोन क्यों लेना पड़ा? इतनी क्या मौत, डायरेक्टर से क्यों लोन लेना पड़ा? क्या मजबूरी आ गई? द लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर बाइंग अ न्यू सेल्स सेंटर इन, तो बिल्डिंग वगैरह हमने कोई सेल्स सेंटर लाहौर में लेना था, उसके लिए हमने डायरेक्टर को जाके कहा यार पैसे दे दे। डायरेक्टर ने कहा ये लो। अच्छा जी, और किसका ब्रेकअप देना पड़ा है हमें? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। ये क्या है यार? डेटर में भी कल हमने पढ़ा था रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं। डेटर्स में कल रिलेटेड पार्टीज पढ़ी थी, तो क्रेडिटर में भी तो रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं।
तो क्रेडिटर में भी रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं, क्रेडिटर में रिलेटेड पार्टीज और अदर्स। अच्छा, इसमें ना प्रोविजन का नोट, बैड डेट का, उन चक्रों में नहीं पड़ते, क्योंकि ये तो क्रेडिटर है हमारे, ये तो पेएबल है, ये तो बैड नहीं होंगे ना, ये तो वो हम इन्हें ना दें तो फिर और बात होगी। तो इसलिए इधर बैड डेट, प्रोविजन, ये वाली बातें नहीं होंगी जो कल डेटर में थी। आज क्रेडिटर में इस तरह की बातें नहीं है। यार ये पेएबल ना फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अच्छा लफ्ज है, पेएबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, टू भी लिखा होता है, फ्रॉम अच्छा लफ्ज है। प्रोविडेंट फंड के पैसे किसको देने होते हैं? इस फंड में से निकाल के किसको देने होते हैं पैसे? एम्प्लॉय को। किस वक्त? रिटायरमेंट के वक्त। अगर अभी अभी पे करना है, पता चल रहा है कोई एम्प्लॉइज, तो करंट में डाल दे, वरना नॉन करंट लायबिलिटीज में डालें। ये क्या है? एडवांसेस फ्रॉम लायबिलिटी टू डिलीवर कार टू कस्टमर। होंडा ने सर आसिफ से गाड़ी के लिए कैश क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, लेकिन अभी गाड़ी डिलीवर नहीं की। इसकी एंट्री किसी को याद हो? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। गुड, वेल डन। कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट। क्लियर? ये क्रूड लायबिलिटीज क्या होती हैं भाईजान? रेंट पेएबल, बिजली के बिल पेएबल, एटसेट्रा, ये क्रूड लायबिलिटीज हैं। चलें, अब यहां लाके मैं दोबारा खड़ा करता हूं आपको। लॉन्ग टर्म लोन किससे लिया हुआ था? HBL से, और एक और लोन लिया हुआ था किसी से, एसोसिएट्स। शॉर्ट टर्म लोन भी कुछ लोगों से लिए हुए थे। अनक्लेम्ड अनपेड का सब नोट बनाने की जरूरत। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में काफी सारे पेएबल्स आ रहे थे। क्रेडिटर्स रिलेटेड पार्टीज भी आ रही थी, अदर्स भी आ रही थी, और इसी तरह बोले पेएबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और एडवांस फ्रॉम कस्टमर और एक्रूड लायबिलिटीज। इसके ऊपर हमारे जो है ना 5-10 मिनट लगने हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये आखिरी डिस्क्लोजर है इसका, ये देख लें। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, होंडा कार के डीलर कौन होंगे? डीलर, इनका काम क्या होगा? होंडा कार की गाड़ियां बेचना। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक डीलरशिप ले ली वसीम अकरम ने लाहौर के अंदर, और कराची में शेख रशीद ने ले ली। इस्लामाबाद कर लें, चलें। इस्लामाबाद में शेख रशीद ने और जरदारी ने डीलरशिप ले ली कराची में। अच्छा, तो ये कौन है? मैन्युफैक्चरर, और ये कौन है? डीलर। अच्छा, कौन गाड़ी किसके पास रखवाएगा? पहले मैन्युफैक्चरर गाड़ी डीलर्स की दुकान पे रखवाएगा, डीलर्स आगे सरासिफ को, कस्टमर्स को 60-70 को बेचेंगे, और बेच के अपना कमीशन रखेंगे। मेन गाड़ी की प्राइस इनको जाएगी। डन। अच्छा, अब जिस वक्त होंडा वसीम अकरम को गाड़ियां रखवाता है, तो एक गाड़ी आजकल मिसाल के तौर पे 40 लाख की है, तो 10 गाड़ियां रखवाई 4 करोड़। तो इतने पैसे वसीम अकरम तो एकदम नहीं दे सकता ना। वसीम अकरम क्या कहता होगा? वसीम अकरम कहता होगा, यार कस्टमर्स आएंगे दुकान पे, बिकेंगी तो मैं अपना कमीशन रखूंगा, आपको पैसे दे दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन इस अरेंजमेंट से स्टिल डर किसके दिल में रहता है? होंडा के दिल में फिर भी डर रहता है, यार मेरी 10 गाड़ियां उनके पास खड़ी हुई हैं। तो इसलिए डीलरशिप जब ये लोग लेते हैं, तो डीलरशिप लेने से पहले ये लोग इनको कुछ सिक्योरिटी जमा कराते हैं। करोड़, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, जितनी भी तय हो जाए शुरू में, कि भाईजान आपको डीलरशिप चाहिए तो हमने आपको सामान भेजा करना है, आप हमें क्या दें? सिक्योरिटी दें। डीलर का पहले काम बता दें, डीलर क्या करेगा? डीलर मैन्युफैक्चरर का सामान रख के बेचेगा। मैन्युफैक्चरर के दिल में क्या डर होगा? कि मैंने इसको सामान रखवाया है, रखा हुआ सामान मेरा हो सकता है मिस अप्रोप्रिएट कर ले और मेरा नुकसान हो जाए। तो इस नुकसान को कवर करने के लिए डीलरशिप मिलती ही तब है जब हैवी चेक शेख रशीद और जरदारी बना के दें किसके नाम का, और ये सिक्योरिटी है, ये पैसा अमानत है। इसका क्या मतलब है कि वसीम अकरम ने अगर 10 करोड़ का चेक होंडा को दे दिया डीलरशिप लेने के लिए,
डीलरशिप मिलती ही नहीं जब तक आप हैवी चेक ना दें। तो वसीम अकरम 10 करोड़ का इसको चेक देता है, ये इसको डीलरशिप दे देता है। अब होंडा जब इसको गाड़ियां रखवाएगा 10 गाड़ियां और ये आगे 4 करोड़ की बेचेगा, वो 4 करोड़ भी देने हैं, वो तो गाड़ियों के सेल के देने हैं। सिक्योरिटी तो अलग चीज है जो जमा करवाई भी है। और सिक्योरिटी होंडा को कब वापस करनी पड़ेगी? जब वसीम अकरम हाथ खड़े कर देगा, भाई ये डीलरशिप बड़ा मुश्किल काम है, रोजाना कस्टमर से सर मारी, ये मेरे से नहीं होती, तो उस दिन ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये गाड़ियों के पैसे हैं या अलग पैसे हैं? अच्छा, अब इसके डिस्क्लोजर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये पैसा अमानत के तौर पे पड़ा हुआ है होंडा के पास डीलर का। अगर सजेस्टेड तो ये इस पैसे को आप बिजनेस में अपने यूज ना करो, क्योंकि होंडा ने अपने बिजनेस में ये पैसा यूज कर लिया, बाद में इसने वापस मांगा तो होंडा को फिर मसला पड़ जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बिजनेस में यूज करूं, तो फिर स्टैंडर्ड कह रहा है लॉ मेकर हमारा कि इसके कुछ डिस्क्लोजर दे दो यूजर को कि ये पैसा किस में यूज हुआ है, बिजनेस में यूज हुआ है। अब अगर आप मुझे डायरेक्शन बता दें कि डायरेक्शन ये बनेगी ना सिक्योरिटी डिपॉजिट की, कौन किसको, एक बंदा बिठा देना बात को आसान करें, कौन किसको सिक्योरिटी देगा? शेख रशीद और वसीम अकरम किसको सिक्योरिटी देंगे? होंडा को। अब ये पैसा किसकी पॉकेट में आ जाएगा? होंडा की पॉकेट में आ जाएगा। होंडा इस पैसे को बिजनेस में यूज करे तो बहुत रिस्की है, लेकिन करे तो बता दे यूजर को कि इस पैसे को मैं यूज कर रहा हूं। रिस्की इसलिए है कि आपको मैंने पैसा अमानत के तौर पे रखवाया हुआ है और आप उसको यूज करने लग जाओ, जब मैं वापस मांगू आपको वो तो मैंने यूज कर लिया, मैं रख के तो अब होंडा क्या करेगा? होंडा अगर ये पैसे अमानत वाले इस्तेमाल कर ले तो बाद में वसीम अकरम फौरन डिमांड करे मेरा 10 करोड़ वापस करो, होंडा के नत रह गई है ये तो वो तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी ना। गाड़ियां तो अलग चीज है, गाड़ियों की डील भाई वो मैंने बता दिया था अलग है। गाड़ियां तो उसी तरह होती रहेंगी। होंडा 10 गाड़ियां बेचेगा, इसको ये आगे बेचेगा, वो उसके पैसे देता रहेगा। ये उससे पहले पैसे दिए मैं एडवांस के तौर पर। चलें जी, पेज 232 डिस्क्लोजर खत्म हो रहे हैं। साथ वालों को मुस्कुरा के देख लें, डिस्क्लोजर खत्म हो रहे हैं। पेज 232 भाईजान, पहले कौन सी लाइबिलिटी वो मैं भी नोट करने का टाइम दूंगा, अभी मैं उधर जाने बार बार। पेज 232 पहले कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट। नॉन करंट में कौन कौन था हमारे मिसाल में? एमसीबी था नहीं, एचबीएल था और एसोसिएट था। गुड, एचबीएल था और एसोसिएट था। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के ऊपर पेज नंबर लिख लें, कौन सा था? 418। मैं वो भी नोट करने दूंगा, पहले इधर अटेंटिव हो भाईजान। ये लाइबिलिटीज में ना ड्यू का मतलब बोतल नहीं होता, इधर ड्यू का मतलब पेएबल होता है। अमाउंट पेएबल टू एसोसिएटेड कंपनी थी हमारे सवाल में पेज 418 पे। एंड अमाउंट पेएबल टू रिलेटेड शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली फ्रॉम बैंक लोन। बैंक लोन अलग शो करना है और जो जानने वालों से लोन लिया है उसको अलग शो करना है। ये पेज 418 पे डिस्क्लोजर बना हुआ है। ज़ियारत कर लो, ये देख लें, ये वाला करंट लायबिलिटीज में पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, ये वाला डिपॉजिट सिक्योर्ड लायबिलिटीज एंड एडवांसेस फ्रॉम, हाँ एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर लिख लें, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। पॉइंट 3 लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लोन फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये जरा देखते जाइएगा। लोन फ्रॉम बैंक्स करंट लायबिलिटीज में, लोन फ्रॉम बैंक एमसीबी देखा नहीं कुछ लोगों ने, दोबारा देखें। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड अदर, तो लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी डन।
लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज डन, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन करके उस पेज का कौन सा नोट बना हुआ है? 11। क्या है यार, कुछ भी नहीं है, ये ब्रेकअप्स बनाने होते हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ओके यार, ये इसने इस पॉइंट में ये क्यों लिखा हुआ है अदर देन रिलेटेड पार्टीज? क्योंकि वो नीचे कवर हो गया ना, रिलेटेड पार्टीज नीचे कवर हो गया, तो अदर देन रिलेटेड पार्टीज। ये स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? स्पॉन्सर्स ये प्रोमोटर्स होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया जनरेट करें। नया बिजनेस स्टार्ट होना हो तो बिजनेस स्टार्ट करने का जो आइडिया जनरेट करें उनको क्या कहते हैं? स्पॉन्सर्स या प्रोमोटर्स। ये भी डायरेक्टर्स की तरह होते हैं, पैसे लगाएं बिजनेस स्टार्ट करने पे, प्रोमोटर्स। कंपनी बनने के बाद शेयर होल्डर भी बन जाते हैं, सही कह रहे हो आप। अलॉन्ग विद द पर्पस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, पर्पस बता दे कोई डायरेक्टर के लोन का, सेल्स सेंटर इन लाहौर। गुड, डन। ये क्या मतलब है? लोन्स शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। जहां जहां लफ्ज़ हो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कहते हैं, साथ साथ लिखते रहना छोटा छोटा कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या बना? जहां भी सिक्योर्ड लिखा होगा वहां लिखाएंगे बाय डिफॉल्ट, बाकी जगह अनसिक्योर्ड होगा। सिक्योरिटी नॉर्मली ली नहीं जाती, ली जाए तो फिर लिख दी जाएगी। हाँ, पर्पस वगैरह इसे लिखा नहीं, लेकिन अगर पेपर में आए तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। भाईजान, ये जो होंडा ने पैसे लिए हुए ना अगले सफे पे आए, ये बलाए, इसके डिस्क्लोजर ही डिस्क्लोजर हैं। होंडा ने किससे पैसे पकड़े हैं? वसीम अकरम से। HBL फंसा हुआ तेरे दिमाग में, तो वापस आ जा। होंडा ने किससे पैसे पकड़े हैं? वसीम अकरम से, शेख रशीद से। किस मद में? डीलरशिप देने की मद में। इसके क्या देने पड़ेंगे? डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। ये एक लफ्ज़ वो लिखेगा अदर्स बार बार, इसका मतलब बता दें यार। जिंदगी में कभी भी अदर्स आए ना तो इसको देख लिया करें। तो अगर बिजनेस में आपने अमानत यूज कर ली, अमानत किसने दी? वसीम अकरम ने। 10 करोड़, 10 करोड़ अमानत पड़ी थी। 10 करोड़ में से 2 करोड़, 8 करोड़ अमानत ही अमानत है। ये तो अमानत है, ये भी इस्तेमाल बिजनेस में नहीं की, इसको हमने साइड पे लगाया हुआ है कि ताकि ये पैसे एकदम देने पड़ जाए तो कुछ तो पैसे हमारे पास पड़े हो। इसके लिए कौन सा लफ्ज़ यूज करेगा? अदर्स। तो ऐसा करते हैं ना, अमाउंट्स भी लिख लेते हैं, फिर डायग्राम बनाने का आपको एंड पे टाइम दे दूंगा। 10 करोड़, 2 करोड़, 1000 नहीं ना, थोड़ा डीलरशिप लिया यार, होंडा की हदों की तो हजारों में बात करें, और 8 करोड़। बाइफरकेशन का मतलब बताएं। बाइफरकेशन, ब्रेकअप। बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज फॉर कार्स टू बी डिलीवर्ड, फॉर कार्स टू बी। अब ये 10 करोड़ पे जब पकड़ लिया हमने इसे डीलरशिप का, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? जब अब ये डीलर कहा जाएगा इसको गाड़ियां भेजा करेंगे, और वो फिर आगे गाड़ियां किसको भेजा करेगा? कस्टमर को। बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर कार टू बी डिलीवर्ड इनटू अमाउंट्स। बाइफरकेशन किस किस में करनी है? इनटू अमाउंट यूज्ड फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर्स। अदर्स का क्या मतलब? नॉट यूज्ड इन बिजनेस, अमानत के तौर पे पड़ी हुई है, नॉट यूज्ड इन। अदर का मतलब है स्टिल अमानत। अमानत आया है क्लास में? स्टिल अमानत। अच्छा, मजा आ जाने का IFRS 15 में।
ओए होए अखीर हो जाना। IFRS 15 कोशिश करेंगे पावर पॉइंट पे हो, नहीं ऑनलाइन सालने नहीं होगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े जी। बिजनेस में कितना पैसा रख दिया भाईजान? बिजनेस के लिए कितना रख दिया है? 2 करोड़ और अदर्स 8 करोड़। 8 करोड़ इज स्टिल अमानत, स्टिल अमानत। अमाउंट यूज फॉर बिजनेस कितनी 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 कितनी? 2 करोड़। अमाउंट यूज फॉर बिजनेस फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट, फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वसीम अकरम से लिखवाओ भाईजान हम ये पैसा इस्तेमाल करेंगे बिजनेस में, आपको एतराज तो नहीं? वसीम अकरम कहेगा डीलरशिप दे दो, जो मर्जी करो मेरे पैसे का, डीलरशिप दो एक दफा मुझे। तो रिटर्न एग्रीमेंट उससे करें, और रिटर्न एग्रीमेंट जो होते हैं ना वो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। रिटर्न एग्रीमेंट में पार्टीज के राइट्स ऑब्लिगेशंस कंपनी लॉ वाली होती हैं। एंड अमाउंट केप्ट इन सेपरेट अकाउंट, ये 2 करोड़ नहीं होगी, सेपरेट अकाउंट में कौन सी अमाउंट रखी होगी? सोच के बताएं। अदर्स वाली सेपरेट अकाउंट में रखी होगी। ये तो यूज करने लग जाएंगे ना हम अपने बिजनेस में, तो ये अदर्स वाली होगी। ये सेपरेट अकाउंट में क्यों रखेंगे? ताकि हमारे बिजनेस में यूज ना हो जाए ना गलती से। तो अमाउंट केप्ट इन सेपरेट अकाउंट, ये 8 करोड़। ये ICAP ने भी यार इसी तरह का कोई डिस्क्लोजर दिया हुआ है। अब ये कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। कोई डिपॉजिट है डीलर से, ICAP ने दिया हुआ डिपॉजिट फ्रॉम डीलर, इज इट अ लायबिलिटी और एसेट? ओहो पहले एंट्री तो कर लें यार, होंडा की बुक्स में हमने एंट्री नहीं की। बोलें कैश डेबिट डिपॉजिट क्रेडिट, लेकिन डिपॉजिट क्या है? लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कब वापस करनी है? 10 करोड़ की, जिसका डीलरशिप क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। डन। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ICAP ने कोई डिस्क्लोजर दिया, दीज रिप्रेजेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। भाईजान आपका भी पेपर है, फाइनल अकाउंट भी पेपर में है। दीज रिप्रेजेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम डीलर विच बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट आर इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, इनको हमने डीलर का 10 करोड़ लिया हुआ है तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना हमने इस पे, कहते मेरे पास ही पड़े रहेंगे ये पैसे। दीज आर पेएबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर्स एंड कैन नॉट बी यूज फॉर पर्पज ऑफ द, ओ ये पैसा हमने उससे एग्री कर लिया है, हमने बिजनेस में यूज। दीज हैव बीन केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 217 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो पता क्या चला, एक डिस्क्रिप्टिव डिस्क्लोजर आपने देना होगा, इसको आप बस हाईलाइट कर लें, ये सारा डिस्क्लोजर ही डिस्क्रिप्टिव है। और उसमें करना क्या होगा, जो सवाल में डाटा गिवन उसको एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट कर देना होगा, छाप देना होगा। ये स्टैंडर्ड में है मोहतरम, ये कंपनी लॉ में है। यार मैं आपसे वैसे प्रिंसिपली एग्री करता हूँ, ये डिस्क्लोजर याद नहीं हो सकते, लेकिन ना MCQs में कभी 1-2 नंबर का आ जाता है डिस्क्लोजर, तो वो फिर ज़रा थोड़ी सी टफ चीज़ हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फाइनल अकाउंट के सवालों के एतबार से टेंशन की बात नहीं है। फाइनल अकाउंट के सवाल में तो जब आप डिस्क्लोजर पढ़ रहे होंगे ना, तो पढ़ते हुए आपको चीज़ें खुद ही लिंक होना शुरू हो जाएंगी, इस तरह का न्यूमेरिकल क्लास में किया हुआ है। तो ये 2-3 जब न्यूमेरिकल आप कर लेंगे तो चीज़ें खुद ही लिंक होना, और ना हुआ तो क्या होगा, आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखाएंगे टेबल वाली चीज़, कुछ ना कुछ तो ऑनर कर ही देगा वो आपको। ओके, अब आप तसल्ली से नोट करें सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये जर्नल एंट्री भी जरूर लिखिएगा। और ऊपर लिख लें वसीम अकरम ने 10 करोड़ होंडा को दिए डीलरशिप लेने के लिए। ऊपर हेडिंग लिख लें वसीम अकरम ने 10 करोड़ होंडा को दिए डीलरशिप लेने के लिए। IFRS 15 में ना टाइम पे आना है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट से लिंक होगा। स्टैंडर्ड्स नहीं लाने, स्टैंडर्ड के पैराज में इधर बता दूंगा, आप घर जाके देख लिया करना, साथ साथ खोलने की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी स्टैंडर्ड लेके आए तो ऐसे घर वालों पे रोप पड़ता है, पता नहीं क्या कर रहा है बच्चा।
अंदर की बात उनको पता नहीं होती, घर में पड़े पड़े ही रोब। जो हज़रात लेट आए हैं, लेक्चर 103 पार्ट बी अपलोड होगा, जिसके अंदर जो है नहीं 103 पार्ट ए नहीं इंशाल्लाह अपलोड होगा, पार्ट बी अपलोड होगा। ये तो क्या भाई, स्केड्यूल्स मैं बताऊंगा, स्केड्यूल्स में बताऊंगा। अच्छा भाई, एक चीज़ मेरे प्लान में नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप हज़रात की बरकत से टाइम बच गया, तो इसलिए वो चीज़ अब मैं आपको करवाने लगा हूँ। न्यूमेरिकल है एक, क्योंकि कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स हमारा रह गया, वो कल सुबह आके 10-15 मिनट में कर लेंगे, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ओके यार, एक P&L का फॉर्मेट है नया, P&L का नया फॉर्मेट है, कभी सुना हुआ? क्लासिफाइंग एक्सपेंसेस बाय नेचर और क्लासिफाइंग एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, नहीं सुना? क्लासिफाइंग एक्सपेंसेस बाय नेचर एंड क्लासिफाइंग एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, बड़ा नीट सा करके ना एक फॉर्मेट बनाए अपने रजिस्टर पे, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रेवेन्यू, अदर इनकम, टोटल इनकम, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे आता है जरा जल्दी बताएं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सैलरीज, डिप्री एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, इसके बाद प्रॉफिट बिफोर लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेस टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आखिरी में क्या ऐड होता है बोलें? OCI, ऐड OCI, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व, ये दो चीजें हैं हमारे सिलेबस में। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आ रही। अभी ये फॉर्मेट आपको समझाता हूं, ये अजीब सा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। क्या चेंज इन स्टॉक का लफ्ज आपने कहां पढ़ा हुआ है? चेंज इन स्टॉक कॉस्ट में,
कैश फ्लो में पढ़ा था, सही आप पहुंचे, कैश फ्लो में पढ़ा था। चेंज इन डेटर, चेंज इन क्रेडिटर, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर क्रेडिटर, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, कैश फ्लो में। वो कह रहे मैं यही बताने लगा था। अच्छा चलो, अच्छा हो गया। अच्छा भाई, क्या तीन चीजें गायब हुई हैं? कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन और सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन और सेलिंग गायब हो गए। ओके, पुराना फॉर्मेट क्या था? सेल, बाकी चीजें छोड़े, मैं पुराना फॉर्मेट ऐसे ही बस आपके सामने लिख रहा हूं। सेलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। अब अटेंटिव हो जाए। ये जो नया फॉर्मेट है ना, ये कहता है, इन दोनों को तो छोड़े ना, ये तो स्टॉक है। नया फॉर्मेट कहता है मुझे बस सैलरी और डेप्रिसिएशन चाहिए, बस। बाकी दुनिया जहान के खर्चे अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। दुनिया जहान के खर्चे कहां डाल दो, मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सैलरी और डेप्रिसिएशन। मुझे सैलरी और डेप्रिसिएशन चाहिए। अब मैं आपसे तरतीब से जरा लेके चीजें चलता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल वाला फिक्स वाला सवाल याद है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस भी, फिनिश गुड्स भी, सारा इसमें गया था। तो उधर याद है कॉस्ट ऑफ सेल में जाता था सब कुछ। इधर कॉस्ट ऑफ सेल की जगह एक लफ्ज आया रॉ मटेरियल यूज्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस यहां लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। और फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस यहां लिखेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल से आपने क्या चुरा लिया? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, वो लाके इधर डाल दिया। अच्छा, अब अगली बात आपने सुननी है। ऐसी आपसे जनरल बातें कर रहा हूं, अब इधर नहीं जाना आपने। डेप्रिसिएशन कहां जाती है? प्लांट की कॉस्ट ऑफ सेल में, हेड ऑफिस की एडमिन में, सेल्स ऑफिस की सेलिंग में। अच्छा, सैलरीज कहां जाती हैं? फैक्ट्री वालों की कॉस्ट ऑफ सेल में, हेड ऑफिस की एडमिन में, और सेल्स ऑफिस वालों की सेलिंग में। नहीं, तकसीम होती है ना, इजाजत तोड़ते थे हम, सैलरीज को भी, डेप्रिसिएशन को भी तोड़ते थे, ग्रेचुइटी एक्सपेंस को भी तोड़ा था। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में क्या जाते हैं? WWF, WPPF, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इम्पेयरमेंट लॉस, एक्सचेंज लॉस, ये चीजें अदर एक्सपेंसेस में जाती हैं। और अगला सवाल मेरा बड़ी गौर से सुनिएगा, एडवर्टाइजमेंट कहां जाती है? सेलिंग में। ऑडिटर रिम्यूनरेशन एडमिन में जाता है। और मैंने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट एक्सपेंस, ये भी अगर आपने डालने हो तो, असल में तो बैड डेट एक्सपेंस ही चीज होती है, ये किस में डाल दें? सेलिंग में। डन, इसकी क्लासिफिकेशन समझ आ गई? अच्छा यार, ये फॉर्मेट पता क्या कहता है? सारी डेप्रिसिएशन दुनिया जहान की इधर डाल दो। डेप्रिसिएशन में प्लांट की भी, हेड ऑफिस की बिल्डिंग की भी, सेल ऑफिस की बिल्डिंग की भी, सारी डेप्रिसिएशन उठा के इधर डाल दो। डन। अब डेप्रिसिएशन को तोड़ना पड़ेगा, तो इसमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन को तोड़ना नहीं पड़ेगा, सारी डेप्रिसिएशन इधर आ गई। सैलरीज कौन सी? ओ भाईजान, इनकी भी सैलरीज, इनकी भी सैलरीज, और एडमिन वालों की भी सैलरीज, यानी सैलरीज, बस सैलरीज सारी इधर आ गई। अगले सवाल का जवाब आपने मुझे गौर से देना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगी? एडवर्टाइजमेंट, एक्सेलेंट। एडवर्टाइजमेंट विल गो टू अदर एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट विल गो टू, जगह नहीं बची ना। इस तरह सोचें, एडवर्टाइजमेंट इज अ स्टॉक, इज इट रॉ मटेरियल यूज्ड, इज इट सैलरी, इज इट डेप्रिसिएशन? अदर्स में ना 20-25 चीजें चली जाती हैं, सब कुछ ही अदर्स में जाने आप। अच्छा, ऑडिटर रिम्यूनरेशन किधर जाएगी बोलें? अदर, अब अदर में जाएगी, अदर एक्सपेंसेस में। एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूं आपसे, आपने फैक्ट्री का रेंट दिया, फैक्ट्री का रेंट दिया, वो भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। क्यों? फैक्ट्री का रेंट स्टॉक है, फैक्ट्री का रेंट रॉ मटेरियल है, तो फैक्ट्री का रेंट भी
अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो आज जाके सब कचरा कहाँ गिरेगा? अदर एक्सपेंसेस। सब कुछ आ जाके किधर गिर जाएगा? बोले अदर एक्सपेंसेस में। डन। अच्छा, स्टॉक पे अब बड़ी डिस्कशन है। स्टॉक ही समझाने में मुझे 15 मिनट लग जाने हैं। असल में बाकी चीजें तो मसला ही नहीं। स्टॉक में ओपनिंग, क्लोजिंग और इसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होता है, ये हमारी सिर्फ डिस्कशन है इन दो आइटम्स के ऊपर। ये भी आसान है, ये भी मसला नहीं। स्टॉक में जो ये वाली लाइन है ना, ये सिर्फ समझानी पड़ती है, तो इस पे सिर्फ 10 मिनट मुझे लगाने पड़ेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन समझ आ गई? तो लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल से ना फिक्स वाला सवाल ही खोल लेंगे, वो जो हमने किया हुआ है, तो उसी को उठा के यहाँ डाल देंगे ताकि वो दोनों तरीके से हो जाएगा ना। स्टॉक की डिस्कशन यार नहीं खुद नहीं हो सकता खुद। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से इसको ना अगर कभी भी पेपर में आ जाए और आपके पास थोड़ा सा टाइम आप निकाल सकें तो आप इसको ना फिर चेक कर लिया करें खुद। अच्छा, ये मैं नहीं पूछ रहा कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इंपैक्ट होगा, मैं पूछ रहा हूं स्टॉक का प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा। इस डेटा की बुनियाद पे तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मुझे कोई क्या आप कॉस्ट में कहते हैं कोई फैक्टर चेंज करो, वेरिएबल चेंज करो, क्या कहते हैं, कोई एक फैक्टर चेंज करें। मिसाल के तौर पे ओपनिंग स्टॉक में चेंज करता हूं, चेंज करके जरा मैं इंपैक्ट देखता हूं। क्या करूं ओपनिंग स्टॉक को? जो मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या करूं? इसे बढ़ाऊं? 8 कर लें, इसे 8 कर लें इसे, तो ये तो 50 ही रहेगा, ये 30 ही रहेगा, ये 3 रहेगा। मैं इंपैक्ट मुझे प्रॉफिट पे बताना है आपने। 38 माइनस 3 50 माइनस 35। Hence proved E is equal to MC square. अच्छा, अब ये मैं सही कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक के सामने। क्या रिलेशन साबित हुआ जी? शौहर को गुस्सा चढ़ेगा तो बीवी को गुस्सा चढ़ेगा। अच्छा, तो उल्टा होता है। अच्छा, तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट कितने लोगों ने ज्यादा होना सोचा हुआ था? अच्छा, और दूसरा अगर सोचना है तो फिर इसको मैं सेम रख देता हूं और क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। बड़ा 5 कर दिया, 30 50 में 32। ये तो मैंने इसलिए कराया, खुदा ना खास्ता पेपर में याद ना आ रहा हो तो इस तरह चेक कर सकते हैं आप। टाइम तो पेपर में नहीं होता, ये तो मुझे भी पता है वैसे तो, लेकिन अब ये लॉजिक समझ आ गई। लेकिन रटा मार लें, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे इसका मैं एक और तरीके से भी रटा लगवाता हूं, अगर आपके दिल में वो बात आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। असल में ना क्लोजिंग स्टॉक सेल जैसा होता नहीं, लेकिन जीपी तक पहुंचते हुए सेल भी ऐड होती है, क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से भी प्रॉफिट। ये एक रट्टा सा अगर आपने मारना हो तो ये भी मार सकते हैं। तो बहरहाल यार छोड़ें। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक या बढ़ाना ओपनिंग स्टॉक? प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से, चलें जी निकालें फिक्स वाला सवाल। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6, पास पेपर क्वेश्चन 6। लेक्चर नोट से नहीं निकालना आपने, आपने किताब से निकालना है, पेज 293। अच्छा, इस सवाल का ना एक जगह पे मैंने छुपा के सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन आपको वो जगह देखने की ज़रूरत नहीं है जहां पे इसका छुपा के जो है वो सॉल्यूशन दिया हुआ है। डन जी सर।
इसको रख लो इधर, कोई चीज देखनी। अच्छा इसकी जगह नहीं, अभी मैं बताऊंगा। पढ़ना शुरू करें ये सवाल। किधर है यार? 293। कितनी देर लगनी चाहिए यार? 293। भाईजान अदर इंफॉर्मेशन मुझे देखनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक के लिए अदर इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। अच्छा बाकी फिगर्स ऐसे ऐसे डालें। सेल बताएं जी। 56 नोट नहीं करना। 56 528 1078 1078। अच्छा मैं उधर ही रहता हूं, ठीक है। स्क्रैप सेल 16 12 2 तीनों अदर इनकम में जाएंगे। 16 टोटल्स नहीं करने। सेल्स टैक्स तो यार सेल में से नेट करना था ना मादरत, तो इसमें से -53 -1020 और -2594 याद आ रहा है वो डिस्क्लोजर बनाया था। -53 माइनस और -25। ऐसी अच्छी वाली चीज चल रही होती है कि पुरानी चीज आ जाती है, वो जहन से निकली होती है, टेंशन डाल देती है, छोड़ें उसको। अच्छा यार ये आ गया एडजस्टमेंट। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक। अब जरा जगह ढूंढे। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक 5 देखते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है किताब में। आगे बोलें। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक कितना? ये वर्किंग करनी पड़ेगी, ये वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या है भाई? नहीं है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक में बढ़ाना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड करना चाहता हूं, जो मर्जी कह दें। रिकॉर्ड करना चाहता हूं, जो बढ़ाना चाहता हूं, एक ही बात नहीं होगी। तो रिकॉर्ड करना चाहता हूं मैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट कितने से? 73 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। इन द एंड ना इसका टोटल हम कर लेंगे, वो फेस पे ले जाएंगे। आगे चलें। फिनिश गुड्स 1210। फिनिश गुड्स जगह ढूंढे। फिनिश गुड्स ये भी इधर ही। इसकी क्या कर रहे हैं हम? वर्किंग। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट 12 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। डन। अगली भी फिनिश गुड्स हैं इंपोर्टेड। ये इंपोर्टेड फिनिश गुड्स हैं। कितनी? 44। फिनिश गुड्स की जगह पहले फॉर्मेट में ढूंढने, फिर इधर आया करें। फिनिश गुड्स ये थी कौन सी? मैन्युफैक्चर्ड और ये इंपोर्टेड। इसका ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो बढ़ने से 44 से प्रॉफिट। डन। परचेजेस रॉ मटेरियल जगह ढूंढे। प्लीज प्लीज मैंने सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है, हिम्मत करके जगह ढूंढे। ये घर में जाके सॉल्व नहीं करना आप सवाल, बस इधर ही हो। परचेज रॉ मटेरियल 22603। यार इस पे बच्चे बड़ा फटा करते हैं। परचेजेस इंपोर्टेड गुड्स 658। नहीं यार भाई कह रहे हैं प्रॉफिट कम होगा बढ़ेगा, शायद बात इनकी ठीक हो, लेकिन ना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस डालना है, परचेजेस को नहीं डालना वर्किंग में। परचेजेस कितनी है?
658। प्लीज इधर तो नहीं डालना भाईजान, इधर इसलिए नहीं डालना कि ये मैंने स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेना है यहाँ पे। बताएं जी आप परचेज, इधर तो रॉ मटेरियल की परचेज आनी है भाई, इधर रॉ मटेरियल है। दुनिया में तो यही चल रहा है आजकल इस फॉर्मेट में। आज आके फिर जोर कहाँ निकल रहा है? सिर्फ ये एक वाहिद लाइन आइटम है जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है बस, बाकी लाइन आइटम्स परेशान नहीं करते। बताएं आप लॉजिक बताएं, परचेजेस इंपोर्टेड गुड्स जहां क्यों नहीं डाल सकता? फॉर्मेट की हेडिंग क्या है? रॉ मटेरियल। यहां क्यों नहीं डाल सकता? तो आज आके जोर कहां निकला करेगा हमारा? अदर एक्सपेंसेस में। और भी कहीं बात करते थे हम ऐसी क्लास में, आज आके जोर कहां निकलेगा? किस टॉपिक में? एसोसिएट्स में बात करते थे, आज आके जोर हमारा इन्वेस्टमेंट के टी अकाउंट में निकलेगा। हाँ बोले 658। मोहतरम मुकम्मल हुआ। अब मैं पोस्टिंग भी नहीं कर रहा, मेरे दिल में आ रहा है आपको बस कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट जो है ना आसान वाला, वो भी आज करा दूं ताकि बात आज खत्म हो जाए। ठीक है ना, जो चीजें करनी है वो तो करनी है ना। अब एक एक फिगर को पोस्ट करें या आप बताता रहूं? जी स्टोर्स एंड स्पेयर्स बताएं कहाँ जानी है? बातें ना करो ना यार, अब स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अच्छा अब कैमरा ना उधर लेके जाओ। अगला क्या? सैलरीज एंड वेजेस। भाई अगला सफा कह रहे सैलरीज एंड वेजेस को तोड़ो, लेकिन हमारे नया फॉर्मेट है ना आज, नए फॉर्मेट में सैलरीज तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो सैलरीज सारी इधर आ जाएंगी। डन। आगे क्या है? ये तो मेरे ख्याल से एक लंबी लिस्ट इकट्ठी उठानी पड़ेगी, देख लेते हैं पहले। यूटिलिटीज, अदर एक्सपेंसेस 734। डेप्रिसिएशन तो अलग उठा लेंगे ना, डेप्रिसिएशन और सैलरी ही तो मेन चीज है जो इस फॉर्मेट में चाहिए। स्टेशनरी, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट, आउटवर्ड फ्रेट, लीगल, ऑडिटर, डोनेशन, WWF, WPPF, लॉस। ब्रेक लगा दीजिए, फाइनेंशियल चार्जेस नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस नहीं, ये सारे किधर चले जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। तरतीब से चलो ना यार, ये फाइनेंशियल चार्जेस तो आने इस फॉर्म में, फाइनेंस कॉस्ट तो आने। आगे एक्सचेंज लॉस अदर में, यानी कि जो पुराने अदर्स थे ना वो भी इधर अदर्स हैं, पुराने वाले अदर्स भी अदर हैं, WWF, WPPF, डोनेशन वगैरह, और इनमें जो कहीं नहीं आ रहे वो हत्ता के फैक्ट्री के स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी हमने उठा के यहां डाले हैं। फाइनेंशियल चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में चले गए भाईजान, ये असल चीज है ना। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है, आप उठाते हैं एक एक करके। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, आप गलती ना कीजिएगा, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ये 2125। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? जहां इनके ओपनिंग है, ओपनिंग वर्किंग में। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना या रिकॉर्ड करना एक ही फिक्रा नहीं है? एक ही फिक्र है ना, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना या क्लोजिंग रिकॉर्ड करना, एक ही फिक्र है। तो क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का भाईजान, लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा इससे। ये एरो नीचे आ रहे थे, इस एरो ने कहा तेरी खैर। अच्छा आगे क्लोजिंग स्टॉक, भाई को बहुत ज्यादा समझ आ गई है मेरे बोलने से। अच्छा बोलो 1153 से प्रॉफिट। आगे चलें, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। भाईजान मैंने सिर्फ ये कहा है परचेजेस इंपोर्टेड इधर डालें, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो इधर ही आने हैं। आप देखें टीटीडी के गांव से कितने आए हैं और डीटीडी के गांव से कितने आए हैं। सारे इकट्ठे नहीं हो गए, ये कम वाले हैं ये ज्यादा वाले हैं।
17 से बड़ा रोल है यार तूने। प्लस करना है इधर, प्लस करना है। 17 से प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका सॉल्यूशन ढूंढने किताब में। पेज नंबर 3 422 पेज नंबर 422। ओए होए होए, रिक्वायरमेंट तो पढ़े यार। पेज 422 पे आके रिक्वायरमेंट तो पढ़े। अश अश कर उठेंगे आपकी राल टपक। क्वेश्चन 6, सॉल्व पास्ट पेपर क्वेश्चन 6, फिक्स क्वेश्चन इन पास्ट पेपर चैप्टर ऑफ फाइनल अकाउंट, एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय, यार किसी को पता है दूसरे मेथड का नाम क्या जो हम पहले करते थे? बाय फंक्शन। अच्छा, नेचर और फंक्शन में फर्क बताएं। सोच रहे ना, सोच लें। नेचर, सैलरीज की नेचर के खर्चे इधर आ जाएं, डेप्रिसिएशन की नेचर के खर्चे इधर आ जाएं, और उधर ये नहीं था सैलरी डेप्रिसिएशन, उधर था एडमिन कॉस्ट ऑफ सेल। वो फंक्शन समझे जाते हैं, वो नेचर्स नहीं होती। तो उनको फंक्शन समझाते हैं, इनको नेचर समझाते हैं। बहरहाल कोई रट्टा भी जरूर मार लें। जो नया वाला काम था वो क्या है? बाय नेचर। वैसे उल्टी सी बात है, नेचुरल चीज शायद हम पहले कर रहे हो, लेकिन उल्टी सी बात है। तो जो बाद में पढ़े वो क्या है? बाय नेचर। इधर ही जरा बाय फंक्शन भी बता दें क्या होता है, इधर ही लिख लें। सेल, एडमिन, सेलिंग। इज इट बाय नेचर और बाय फंक्शन? तो बाय फंक्शन भी इधर ही बना लें। दीज आर बाय फंक्शन। और जो नया तरीका बनाया वो बाय नेचर। बाय नेचर, बाय नेचर। प्रॉफिट दोनों का डिफरेंट आएगा ना? नहीं यार, प्रॉफिट किस वजह से डिफरेंट आएगा? मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो सारा का सारा हमने एक्सपेंस में डाल दिया। एक्सपेंस में नहीं डाला, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे सोचा है हमने। प्रॉफिट सेम आएगा, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे सोचा है। उधर भी प्लस माइनस होके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट जाता था। हाँ, हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाय नेचर। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बाय नेचर। हाँ, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग। लाइट ऑन करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ भाई। सारे अटेंटिव हो। ये अदर इनकम की वर्किंग हो गई। ये जो वो मैंने वर्किंग आपको कराई है अभी 17 रुपए, 17 रुपए। तो इधर ही सही कर लो ना यार। ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट विल डिक्रीज। इस तरह लिख लो ताकि आपको नोट ना करना पड़े। बोले ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो -73 मैंने लिख दिया। और इसी तरह आगे चलते रहो, एरो लगाते रहो। वो एरो ही क्या जो लगाए ना जाए। लेकिन भाईजान ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे नोट किए हैं वो पहले ओपनिंग नोट किए हैं, बाद में क्लोजिंग। और जो इधर स्क्रीन पे हैं ओपनिंग क्लोजिंग साथ साथ हैं। इतने तो आप बड़े हो गए हैं कि ये चीज़ समझ जाएं। पहले थोड़ा सा एक बंदे ने अजीब सा चेहरा किया, बाद में उसने कहा हाँ ये बात तो, इतने बड़े हो गए हैं। ये चीज़ समझ जाएं। डिस्क्लोजर अगर मांग दे तो यही वर्किंग की बजाय आप नोट दे देंगे, इसी वर्किंग के रेफरेंस की बजाय आप नोट दे देंगे। और अगले सफे पे आके देखें जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये अदर एक्सपेंसेस में क्यों बारात आई हुई आज सारी? ये बारात कहां से आ गई है? लड़की वाले पहुंच गए हैं? लड़के वाले अच्छा, डन हो गया।
ये दो लफ्ज़ हैं कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। मिसाल के तौर पे आपने हमसायों के घर बार बार बॉल फेंकी, उन्होंने आप कहा हम शायद कोर्ट में केस कर दें, तो आपके वालिद साहब थोड़ा सा लाइबल फील कर रहे होंगे आपकी हरकतों की वजह से, तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंसी टाइप चीज़ है, कमिटमेंट? कॉन्टिंजेंसी। अम्मी ने अब्बू को कहा कि गर्मियाँ आने वाली हैं, दो कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, एसी की ज़रूरत होगी, तो वालिद साहब दुकान पे गए और दुकान पे जाके दुकानदार से एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपसे 1 महीने बाद आके पेमेंट करूंगा और एसी लेके चला जाऊंगा। इट इज़ कॉल्ड एज कमिटमेंट। तो कॉन्टिंजेंसीज और कमिटमेंट्स। अच्छा, ये कॉन्टिंजेंसीज लफ्ज़ ना कंपनी लॉ में यूज़ हुआ है। हमें वैसे इसकी ज़्यादा बेहतर चीज़ IS 37 में पता है। IS 37 में ना असल में लफ्ज़ प्रोविजन अलग यूज़ होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी अलग यूज़ होता है, लेकिन कंपनी लॉ वाले ना दोनों के लिए लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं कॉन्टिंजेंसीज। लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज हमें ज़्यादा अच्छी आती हैं, वो स्टैंडर्ड्स ने गाइड कर दी हैं। क्या स्टैंडर्ड ने एंट्रीज गाइड की हैं? प्रोविजन की एंट्री करनी है और कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है। प्रोविजन की एंट्रीज करनी है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज करना है। 3 4 5 मिनट उमर हैं 5 6 मिनट, ठीक है, वो बैठो। अच्छा, ये क्या हो गई? बोले कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। डन। सिर्फ नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके देख लें कि कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स बैलेंस शीट के फेस पे कहाँ नज़र आ रही हैं, और जाके देख लेते हैं कि नीचे मुंह पे जाके कहाँ पे, वो नीचे नोट्स में जाके कहाँ नज़र आ रही हैं। बस इतना सा काम कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स बैलेंस शीट के फेस पे हैं जी। इसके बारे में आपके कुछ सवाल हुए इंशाल्लाह मैं कल लूँगा। नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, पेज नंबर बैलेंस शीट का पेज नंबर बताएं। अच्छा यार, 1 मिनट जरा पॉज लें। सुबह का हम क्या पढ़े हैं? आते ही क्या पढ़ा था? डायरेक्टर्स और सब्सिडरीज को शॉर्ट टर्म वाला लोन दिया था, लॉन्ग टर्म वाला, मेरे को लॉन्ग टर्म वाला लोन दिया था। डायरेक्टर में हमने 3 बातें बताई थी। क्या? पर्पस, रिकॉन्सिलिएशन, और अगर इंटरेस्ट मार्केट रेट से कम है। और किसको दिया था? डायरेक्ट सब्सिडरी को। सब्सिडरी में को 5 6 बातें बताई थी। उसके बाद हमने कोई सवाल नहीं किया था, हमने करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का एक सफ़ा देखा था जिसमें एमसीबी और डिफरेंट बैंक से लोन आ रहे थे, और इसके बाद तो ये आसान सा काम हमने किया था। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुंह के ऊपर देखें, आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी दिखाया हुआ है, एक लाइन आ रही होती है कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ये एसेट खरीद लिए हैं या खरीदने का वादा कर लिया है? खरीदने का वादा कर लिया है, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ये ना आदत बनी हुई है लोगों की, लाइबिलिटीज साइड पे शो करते हैं, हालांकि कमिटमेंट में शायद एसेट आने होते हैं, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। ये बैलेंस शीट का मुंह है। डन हो गया। बैलेंस शीट के मुंह में इक्विटी लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, और क्या नजर आ रहा है? कॉन्टिंजेंसीज एंड। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के आगे 0 लिखा होगा, क्योंकि कॉन्टिंजेंसी से मुराद यहाँ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज होंगी और वो रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ क्या होती हैं? डिस्क्लोज होती हैं। डन। अच्छा, कमिटमेंट का क्या मतलब है? जनरल एंट्री कर दें या वादा कर लिया एसेट लेने का? वादा कर लिया एसेट। किस नोट को ढूंढते ढूंढते हम जा रहे हैं? 15। रास्ते में 13 14 आ गया तो देख लेंगे। हाँ, पहले 15 तो देख लें। होए 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 होए। बाय वे ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल, ऑनरेबल है ना सुप्रीम कोर्ट,
बाय वे ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल, पता नहीं कोई केस इनका होगा, कोई बोतलों के ऊपर केस चल रहा है, जो भी चल रहा है हमारी बिला से, ठीक है। तो जैसे IS 37 में केसेस होते थे, इसके ऊपर हेडिंग क्या ब्रॉड में दी हुई है, कॉन्टिंजेंसीज एंड, यार ये क्या एक और लाइन डाल दी, गारंटीज कमिटमेंट्स, ये क्या नई लाइन डाल दी, गारंटीज। ये गारंटीज असल में लाइबिलिटीज नहीं होती हमारी, जब तक कि जिसकी हमने गारंटी ना दी हो, वो गारंटी दी हो, वो डिफॉल्ट ना कर दे। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं इस भाई के बारे में कि यार तू फलां से लोन ले ले, मैं तेरी गारंटी देता हूं, तो मैं लाइबिलिटी बुक करूं या लाइबिलिटी तब फील करूं जब वो डिफॉल्ट करे। तो गारंटीज, एक लफ्ज आज बोलने लगा हूं जिंदगी में पहली दफा, गारंटीज ऑन बैलेंस शीट आइटम है या ऑफ बैलेंस शीट आइटम है? बहुत बड़ी बात कर दी। गारंटीज ऑन बैलेंस शीट आइटम है या ऑफ बैलेंस शीट आइटम है? ऑन बैलेंस शीट आइटम का मतलब होता है ये बैलेंस शीट है, ये इसका मुंह है। गारंटी ऑन बैलेंस शीट आती है या बैलेंस शीट से नीचे आती है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ये नोट्स हैं और ये तो गारंटीज और कंटिंजेंसीज और कमिटमेंट्स ऑन बैलेंस शीट है या ऑफ बैलेंस शीट है? हमने गारंटीज दी हुई है किसी की, और कमिटमेंट्स किसकी की हुई है हमने। कमिटमेंट्स में आगे डिटेल आप छोड़ दें, ये चीज समझ नहीं आएगी, एक लाइन शायद समझ आ जाए आपको, कमिटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब बताएं, कमिटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 80-90% ऑर्गेनाइजेशंस इसको नैरेटिव फॉर्म में लिख रही हैं। ये वाहिद नेस्ले वाले अजीब हैं कि इन्होंने इसको नैरेटिव फॉर्म की बजाय टेब्युलर फॉर्म में लिख दिया कि 2019 में क्या वादा किया था कि इंशाल्लाह 289 मिलियन के प्लांट्स वगैरह खरीद लेंगे। हो सकता है बाहर से कोई मंगवा रहे हो, खरीदने का वादा कर लिया हो। और 18 में कितना वादा किया था? 205 का। अब आगे तो छोड़ें, इजारा वगैरह ये तो चीज़ें हमारे स्कोप में नहीं है, ये CA फाइनल की चीज़ें हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने ये येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी बेशक आप इतने से की तस्वीर खींच लें। पहले विजुअलाइज करें, अगर कोई कोर्ट केस की कहानी से लिखी होगी वो कंटिंजेंसी में आ जाएगी। अगर कोई गारंटीज दी होंगी तो बैलेंस शीट के मुंह पे आएंगी या जर्नल एंट्री नहीं होगी, बल्कि आ जाएगा गारंटी इसको दी। अगर ये नहीं लिखना तो सिर्फ लिख दें गारंटीज का बैलेंस इतना है। और कमिटमेंट्स क्या है? वादे। किस चीज के वादे? कमिटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कमिटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं बाहर के मुल्क से जो आप प्लांट मंगवा रहे होते हैं, तो उसमें आपने बाहर के मुल्क से मंगवाने जो प्लांट्स हैं उनका वादा वगैरह है। तो इसको भी बेशक हाईलाइट कर लें, खुदा ना खास्ता ये लफ्ज़ ना आ जाए। तो ये सिर्फ इस तरह आपने एक डिस्क्लोजर सा बना देना है, तस्वीर खींच लें। या मेरे ख्याल से आपके पास नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं घर में, तो लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह और ये इजारा वगैरह इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। ये कौन सा नोट है जी? कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। अच्छा, अब ये सारी बातें होने के बाद मुझे आप बता दें हमने कितने किस्म के डिस्क्लोजर पक्का टाइम पे आने। कल मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको दिखाने हैं, जो एक दिन मैं दिखाने लगा था लेकिन भाई ने कहा था ना दिखाएं। नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज शुरू में जो अंग्रेजियाँ होती हैं 10-15 सफ़ों की दिखाए थे, लेकिन अभी तक वो मज़ा नहीं आया। अच्छा भाई, IS 38 में करवाई भी मैं, बिल्कुल आप सही पहुँचो, लेकिन शायद सबको ये बात याद ना हो। हाँ, फाइनल अकाउंट का चैप्टर खोलें, फाइनल अकाउंट का चैप्टर खोलें। पेज नंबर पेज नंबर 235। नहीं 228 वो जो बच्चों के जहन में एक सवाल आता है अक्सर कि ये इतने दिनों से हो क्या रहा है। कुछ होते हैं बच्चे ऐसे पूछते हैं ये इतने दिनों से हो क्या रहा है, ये क्या फाइनल अकाउंट में क्या होता है, ये डिस्क्लोजर होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं। भाइयों, ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है? एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है,
एक 2 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके डिस्क्लोजर्स हमने पढ़ लिए हैं फिक्स्ड एसेट्स के नाम से किताब पे, पेज 228। 5 लाख से बीवी ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा सारे एसेट्स की। अच्छा चलते जा आगे। ये मैंने सवाल आज करवाया है, ऊपर आपने लिख लिया, ये भी लोन रिसीवेबल वाले हैं, लिख लें नहीं लिखा तो, ये भी लोन रिसीवेबल वाले हैं। पेज 229 लोन रिसीवेबल वाले, लोन रिसीवेबल वाले, लॉन्ग टर्म लिख लें, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल वाले। अच्छा ये मैं चला कहां से होऊंगा, ये देखें, ये लोन रिसीवेबल, इसका नोट बनाना हमने सीखा। एसेट्स आ रहे हैं ना नेस्ले के फाइनेंशियल में, लोन रिसीवेबल, ये नोट 19 इन्होंने नाम रखा हुआ है और हमने ये नोट बनाना सीखा। अब समझ रहे हैं ये कोई ऐसी बला चीजें नहीं है, ये एक एक आइटम के नोट्स बन रहे हैं। आगे क्या हेडिंग है जी अगले सफे पे, करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स में हमने डेटर्स वगैरह का डिस्क्लोजर बनाया था। अच्छा आगे क्या है जी, आगे आगे लिंक करें चीजों को, अलग शुगर हो जाएंगी। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये देखें ना ऑर्गेनाइजेशंस इक्विटी शो करती हैं अपनी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, और इसके भी नोट होते हैं। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद बोलें नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और मैंने ये वाली इसलिए शो नहीं की थी, इसमें कुछ चीजें कम थी। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, और भाईजान आखिरी डिस्क्लोजर कॉन्टिंजेंसीज एंड, और ये 2-4 लाइनें हैं, ये मैं कल पढ़ा दूंगा। कॉन्टिंजेंसीज एंड, ये देखें जी किधर हैं, ये कॉन्टिंजेंसीज एंड। अब जरा कोई जहन में पिक्चर बन गई, ज़बानी ताएं किस किस के डिस्क्लोजर हैं, फिक्स्ड एसेट के, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल के, फिर करंट एसेट के, फिर शेयर कैपिटल के, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज के, और फिर करंट लायबिलिटीज की। उमर ले आए, खैर रिकॉर्डिंग चलने दें। उमर भाई कहाँ आर्टिकल्स करें आप, KPMG में, इनसे जरा पेपर चेक करवाए थे मैंने। आप गलतियां बता दो बच्चों को, गलतियां बता दो टर्म टेस्ट में जो की हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो नोट करने की हैं। एक तो है जिस तरह ये ना ये फाइनेंशियल, ऊंची बोलो, ये फाइनेंशियल है जिस तरह, अब इसमें वर्किंग तो की, यार चुप कर जाना। अब इसमें वर्किंग तो की हुई है, वर्किंग तो की हुई है, बट ये फेस पे आप लेके नहीं आए, एग्जामिनर एंटरटेन नहीं करेगा और 0 मार्क्स देगा। यहाँ पे कर दी और आप जब फेस पे लाने लगे तो फेस पे लाना भूल गए, भूल गई, ठीक है, और उसके कोई मार्क्स नहीं देगा आपको एग्जामिनर, पे लाने कमेंट्स या कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी जी। ठीक है। अच्छा अब आप इधर आए और इधर जिस तरह कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, सब्सिडरी है, आपने PP ऐड किया और उसमें अपनी फिगर लिखी पेरेंट की, एडजस्टमेंट्स आपने नहीं की, उसमें अगर आप उसका रेफरेंस नहीं देंगे तो एग्जामिनर अगर सर फिर आपको उसके भी मार्क्स नहीं देगा। पेरेंट और सब्सिडरी की फिगर इधर लिख दी, लेकिन वो जो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट वाली आपने पेरेंट और सब्सिडरी वाली फिगर लिख दी, लेकिन एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट वाली जो एसेट डेबिट किया और डिप्शन रिकॉर्ड किया वो फेस पे लिखना भूल गए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, वर्किंग के वो बहुत ही कम मार्क्स देगा अनलेस कि वो फिगर आप फेस के ऊपर ला के लिखें। और उसके बाद अब जिस तरह है कि एक आ रहा था कंसोलिडेशन में 10+5 लीगल एक्सपेंसेस उसको, अच्छा वो गुडविल के लिए वो चाहिए था। अब जिसने वो नहीं किया, एक्विजिशन कॉस्ट जो है, अब जिसने नहीं किया उधर ही आपने स्टक कर दिया उस क्वेश्चन को, हालांकि उसका 0.5 मार्क्स था, आगे जाना चाहिए था। लीगल एक्सपेंसेस आपने पोस्ट नहीं किए जिसकी वजह से शायद गुडविल नहीं निकाली, वो NCI की वर्किंग नहीं की, और NCI की वर्किंग नहीं की तो जो आगे इजी मार्क्स मिलने थे वो लूज कर दिए। ये तो मुझे पेपर दिखाना ये किसका है, इस पे तो बहुत क्लास होनी चाहिए। आगे चलो। अच्छा उसके बाद वो लीज वाला जो क्वेश्चन था, अब उसमें UGRV और GRV था, अब वो गलत निकलने की वजह से आगे मतलब क्वेश्चन ही क्या ही फॉरवर्ड नहीं किया, मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, उससे मार्क्स GRV गलत आगे, उससे आगे मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, ये 3-4 मोटी-मोटी गलतियां। जज़ाकल्लाह, बंद कर दो। टर्म टेस्ट